ये सेशन भाई आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और आज के सेशन से हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ये आपका एसी नेटवर्क एनालिसिस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं भाई जिन्होंने नेटवर्क थ्योरम तो पढ़ा होता है, लेकिन उनसे सिर्फ और सिर्फ डीसी नेटवर्क के क्वेश्चंस बनते हैं। डीसी नेटवर्क कहने का मतलब क्या है कि भाई वैसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो और वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स हो। तो वोल्टेज सोर्स भी आपका कैसा होगा? डीसी वोल्टेज सोर्स यानी बैटरी होगा भाई। ओके, और करंट सोर्स की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपका करंट सोर्स होता है। तो डीसी नेटवर्क या फिर कहिए डीसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होते हैं। लेकिन वही जब हम लोग एसी नेटवर्क में आते हैं भाई, तो एसी नेटवर्क में आपको यहाँ पे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा, इंडक्टर भी देखने को मिलेगा और कैपेसिटर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की जगह यहाँ पे एसी वोल्टेज सोर्स देखने को मिलेगा। ओके, तो सीधी सी बात है कि भाई जो डीसी नेटवर्क है, फिर जो डीसी सर्किट है भाई, ये इतना इजी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोग एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं भाई, वो अलजेब्रिक होता है। मतलब सीधे सीधे एक तरीके से ऐड कर देना है, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, लेकिन जब आप एसी नेटवर्क में आएंगे तो भाई यहाँ पे जो भी एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, वो पूरा का पूरा फेजर में होगा भाई। और यहाँ पे फिर हम लोग को एंगल को भी एक तरीके से ध्यान से लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे हम लोग दिखाते हैं ना वोल्टेज सोर्स को V एंगल 0, इसका मतलब कि इसको हम लोगों ने रेफरेंस लिया हो भाई। ओके, अब करंट है, अब जैसे इंडक्टिव सर्किट है फिर कैपेसिटिव सर्किट, उस हिसाब से करंट आपका लैग करेगा फिर लीड करेगा। ओके, तो उस तरीके से आपको करंट का एंगल भी एक तरीके दिखाना है। तो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे भाई फेजर में बात करते हैं। तो आज का जो सेशन है भाई, ये एक इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा। और इंट्रोडक्शन का नाम मतलब क्या है, इसमें हम लोग सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे भाई कि एसी नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है। और एसी नेटवर्क एनालिसिस ये पूरा का पूरा यूट्यूब पे कवर होगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें जो हम लोग बुक फॉलो करेंगे, जो रेफरेंस बुक रहेगा आपका, ये आपका V.K. मेहता का रहेगा भाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है। एक बार अगर आपने ये बुक पूरा सॉल्व कर लिया तो भाई आपका जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कहना मतलब क्या है कि भाई आप गेट लेवल वाले सब्जेक्ट्स को ईजिली समझ सकते हैं। यानी जितने भी एडवांस सब्जेक्ट्स हैं, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब समझ में आएगा भाई। ओके, तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे एक बैकग्राउंड फ्रेम बनाते हैं। जैसे हम लोग को पता है भाई कि पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर कहिए कोई भी ब्रांच आप ले लीजिए भाई, नॉन टेक्निकल हो या फिर टेक्निकल हो, जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है भाई। जैसे अगर हम लोग पावर सिस्टम की बात करें तो पावर सिस्टम भाई हम लोग का सबसे पहला क्या है? जनरेशन, यानी जहां पे हम लोग बिजली बना रहे हैं। फिर आपका बिजली बना करके हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसमिट करते हैं, है ना, ये ट्रांसमिशन लाइन हो गया। फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भाई। ओके, इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग के घरों तक पहुंच रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग का यूटिलाइजेशन हो रहा है। यूटिलाइजेशन मतलब आप इस तरीके से दिखा सकते हैं भाई, हम लोग बल्ब यहाँ पे जला रहे हैं एक तरीके से। ओके, फिलामेंट बल्ब यहाँ पे जल रहा है। और हम लोग को भाई पूरा का पूरा प्रोटेक्शन भी तो प्रोवाइड करना है ना, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी फॉल्ट आ सकता है। तो सीधी सी बात है, जो लास्ट ब्रांच होगा पावर सिस्टम का, ये होता है आपका स्विच गियर। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ओके, तो 5 ब्रांच में आपका पूरा पावर सिस्टम है। जनरेशन, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका यूटिलाइजेशन और फिर आपका हो गया यहाँ पे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। यूटिलाइजेशन भाई जैसे आपका हीटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक ड्राइव हो गया, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो अपने आप में ये सब्जेक्ट है। तो हम लोग को पता है कि भाई पावर सिस्टम में जो भी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, है ना, उसको हम लोग 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं भाई। एक तो हो गया आपका एसी सप्लाई, है ना, ऐसे आपका जो भी जनरेशन हो तो एसी में ही होता है भाई। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रेक्टिफायर लगा करके या फिर डीसी जनरेटर लगा करके हम लोग के पास एक और सप्लाई है जो कि आपका डीसी सप्लाई है भाई। ठीक है, तो पावर सिस्टम से हम लोग को समझ में आ रहा है कि भाई जब भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को 2 तरीके का सप्लाई सिस्टम पढ़ना होता है, एक एसी सप्लाई और एक आपका डीसी सप्लाई। तो क्योंकि भाई अगर आपको हिस्ट्री पता होगा तो सबसे पहले हम लोगों ने बिजली बनाया था किसके लिए? सिर्फ लाइट जलाने के लिए, ठीक है, यानी रोशनी करने के लिए। और हम लोगों ने सबसे पहले डीसी सप्लाई एक तरीके से यूज़ किया था। फिर बाद में जो निकोला टेस्ला है भाई, है ना, उन्होंने एक तरीके से इंडक्शन मोटर या फिर जो एसी का इंपॉर्टेंस है अल्टरनेटिंग करंट का, उसको एक तरीके से बताया। फिर हम लोग क्या हुआ, एक तरीके से एसी पे शिफ्ट हुए। तो सबसे पहले भाई जब भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो हम लोग को पढ़ना होता है डीसी सप्लाई।
और डीसी सप्लाई का मतलब क्या है भाई, इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा डीसी नेटवर्क। और डीसी नेटवर्क में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे आपका जो सर्किट भाई स्टार्टिंग बताया रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स के नाम पे बैटरी या फिर कहिए करंट सोर्स लगा होता है भाई, ऐसे मतलब ऐसे नेटवर्क हम लोग बोल रहे हैं डीसी नेटवर्क या फिर कहिए डीसी सर्किट। तो हम लोग को पता है भाई कि जो नेटवर्क होगा ये दो तरीके का होगा। एक होता है भाई सिंपल नेटवर्क। सिंपल नेटवर्क कहने का मतलब क्या कि भाई जैसे मान लेते हैं इस तरीके का दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है, ओके, और यहाँ मान लेते हैं वोल्टेज सोर्स लगा प्लस माइनस V वोल्ट का, ये R1 है, ये R2 है। तो भाई अगर आपसे पूछता है कि भाई बताइए कि R1 में कितना करंट गया, R2 में कितना करंट गया, तो सीधी सी बात है भाई, इसको हम लोग सीधे सीधे करंट डिवीजन रूल से या फिर कहिए क्योंकि पैरेलल में लगा, यहाँ पे जो वोल्ट है वही वोल्ट यहाँ पे भी अगर रेजिस्टेंस पता है तो भाई हम लोग I1 I2 का वैल्यू बता सकते हैं इजीली, है ना। तो सिंपल नेटवर्क उस नेटवर्क को बोलते हैं भाई जिसमें हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं ओम्स लॉ को यूज़ करके। जैसे हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला है ना, V इक्वल टू I इंटू आर, या फिर पावर पूछता तो भाई पावर इक्वल टू हम लोग को पता है I स्क्वायर इंटू आर, या फिर कहिए V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सब जितना फार्मूला है कहाँ से आ रहा है, ओम्स लॉ के थ्रू ही तो आता है, समझे। तो सिंपल नेटवर्क या फिर कहिए सिंपल सर्किट उनको बोलते हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं भाई। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस तरीके का सीरीज सर्किट है, दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसमें अगर आपसे पूछता है भाई R1 के पास कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, R2 के पास कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, या फिर कहिए R1 के पास कितना पावर कंजम्पशन होगा, तो इसे हम लोग डायरेक्ट इन फार्मूला को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन भाई जब भी आप डीसी नेटवर्क पढ़ेंगे तो इसमें एक और नेटवर्क होता है जिसको हम लोग बोले कॉम्प्लिकेटेड या फिर कहिए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क मतलब क्या कि भाई इसमें जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से लगा हो भाई कि अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में भाई अगर आपको कहीं का भी करंट निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, पावर कंजम्पशन निकालना है, तो वहाँ पे फिर आप ओम्स लॉ के फॉर्मूले को यूज़ करके आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो अब यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना पड़ता है थ्योरम, ओके। अब थ्योरम क्या है भाई, जैसे हम लोग के पास KCL हो गया, KVL हो गया, आपका सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, आपका थेवेनिन्स हो गया भाई, थेवेनिन्स थ्योरम, ओके, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। फिर आपका नॉर्टन्स थ्योरम हो गया, फिर आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया, फिर आपका भाई मिलीमेंस थ्योरम हो गया, फिर आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो गया, फिर आपका स्टार डेल्टा कन्वर्जन हो गया, है ना। तो ये सब क्या है भाई, ये सब थ्योरम है, और इन थ्योरम को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड या फिर कहिए काफ़ी जो डिफ़िकल्ट नेटवर्क है उनको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए ये थ्योरम करता क्या है, थ्योरम भाई कुछ नहीं करेगा। जैसे अगर आपने थेवेनिन्स पढ़ा होगा या फिर कहिए सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है भाई कि आपके सर्किट के अंदर एक से अधिक सोर्स लगे हुए हैं, या तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या फिर करंट सोर्स हो सकता है, दोनों हो सकता है भाई। तो एक से अधिक सोर्स लगा हो तो सीधी सी बात है वहां पे आप ये सब फॉर्मूला लगा के कैसे सॉल्व कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग लगाते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम आपको करके दे क्या रहा भाई, जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा आपका जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है वो स्टेप में सॉल्व करते 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 एट द एंड जो है आपको एक सिंपल नेटवर्क बना के दे देगा भाई, ठीक है, बहुत ही सिंपल। जैसे अगर हम लोग थेवेनिन्स की बात करें तो थेवेनिन्स में क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, एट द एंड आपको क्या मिलता है, एक VTH मिलता है ना, VTH मिलता है जिसको हम थेवेनिन्स वोल्टेज बोल रहे हैं। इसका सीरीज में आपका RTH होगा जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है, और फिर हम लोग लास्ट में जो लोड हम लोगों ने रिमूव किया था उसको हम लोग यहाँ पे लगाते हैं भाई, सही बात है, ये मेरा RL हो गया। तो भाई एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक सिंपल से सीरीज नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो जितना भी हम लोग थ्योरम यहाँ पे पढ़ते हैं भाई वो सभी थ्योरम क्या कर रहे हैं, आपके कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देता है, या फिर कहिए ये एक जरिया है या फिर कहिए एक वे है जिसको यूज करके हम लोग एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं। और जैसे ही हम लोग का ये नेटवर्क सिंपल नेटवर्क कन्वर्ट होगा भाई, तो अब इसके अंदर हम लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस लोड रेजिस्टेंस के पास आपसे करंट पूछा गया, या फिर कहीं वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया, या फिर कहिए पावर कंजम्पशन पूछा गया, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं इजिली। क्लियर हुआ। तो जब भी आप नेटवर्क थ्योरम पढ़ेंगे, अब यहाँ पे ओरल फ्रेम बना के दे रहा हूं भाई, जब भी आप भाई नेटवर्क थ्योरी या फिर थ्योरी कर लेते हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे तो भाई इसमें हम लोग को दो तरीके का सर्किट पढ़ना है। एक हो गया आपका डीसी नेटवर्क और दूसरा है भाई आपका एसी नेटवर्क, ठीक है, एसी नेटवर्क।
इसमें भी आप पढ़ेंगे सबसे पहला सिंपल डीसी सर्किट या फिर डीसी नेटवर्क, और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड डीसी नेटवर्क। सेम इसमें भी भाई आपका कुछ सिंपल एसी नेटवर्क होंगे जो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा भाई। तो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को फिर से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो जो थ्योरम हम लोगों ने डीसी नेटवर्क में पढ़ना होता है भाई, जैसे केवीएल, केसीएल, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मिलीमेंस, रेसिप्रोसिटी या फिर स्टार डेल्टा कन्वर्जन, वो सारा का सारा थ्योरम हम लोग एसी नेटवर्क में भी अप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, मतलब जो आपने कॉन्सेप्ट डीसी में पढ़ लिया ना वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा भाई, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। बस आपको समझना है कि भाई जो वोल्टेज जो करंट होगा उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन वो किस में होगा, हमेशा फेजर में होगा भाई। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन था भाई कि इस पावर सिस्टम के हिसाब से हम लोगों को पता है दो तरीके का सप्लाई सिस्टम है, डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई के चलते जो नेटवर्क बनेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं डीसी नेटवर्क, और एसी के चलते जो बनेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं एसी नेटवर्क। तो डीसी नेटवर्क भाई क्योंकि हम लोग का वोल्टेज करंट ये सब पूरा का पूरा अलजेब्रिक सम या फिर अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन होता है तो ईजी लगता है हम लोग को, लेकिन एसी में भाई पूरा पूरा फेजर है इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट को। तो आज के सेशन में हम लोग अपने एसी नेटवर्क को एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे भाई एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए कि भाई अगर आपने डीसी नेटवर्क नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे आपको ये सब का नॉलेज ही नहीं भाई, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, थेवेनिन्स क्या होता है, केवीएल केसीएल कैसे लिखते हैं ना, तो सीधी सी बात है भाई आपको एसी नेटवर्क नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप डीसी नेटवर्क को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर आप एसी नेटवर्क पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम लोग भाई इसका सिलेबस देखते हैं कि भाई एसी नेटवर्क में क्या क्या पढ़ना होता है। तो इस बुक के अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें तो भाई ये जो एसी नेटवर्क एनालिसिस है ये लास्ट चैप्टर था इस बुक का। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना हम लोग को। सबसे पहला भाई किरचॉफ्स लॉ, जिसमें हम लोग केवीएल केसीएल पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसमें मेश एनालिसिस पढ़ेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद आपका नोडल एनालिसिस हो गया, फिर आपका यहाँ से थ्योरम स्टार्ट हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम, फिर आपका थेवेनिन्स थ्योरम, फिर आपका नॉर्टन्स थ्योरम, फिर आपका दोनों का इक्विवेलेंट कन्वर्जन होता है। ठीक है, फिर आपका मिलीमेंस हो गया, रेसिप्रोसिटी हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया, और लास्ट में आपका हो गया भाई स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो कितने थ्योरम हो गए आपके, केवीएल केसीएल 1, मेश 2, नोडल 3, सुपरपोजिशन 4, थेवेनिन्स 5, फिर आपका नॉर्टन्स 6, फिर आपका मिलीमेंस 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। टोटल भाई हम लोग यहाँ पे 10 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके ना, और 10 के 10 कॉन्सेप्ट पहले से आपको पता होना चाहिए डीसी में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं भाई। ठीक है ना, क्योंकि डीसी आपने पढ़ रखा है भाई तो एसी में आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने डीसी ही नहीं पढ़ा भाई तो एसी कभी भी आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो अभी हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं भाई। देखें हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला पैराग्राफ क्या बोल रहा है भाई, जो एसी सर्किट होता है वो डीसी सर्किट से डिफर होता है, यानी कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है, तो भाई अगर हम लोग डीसी सर्किट की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, है ना। और वही अगर हम लोग एसी सर्किट की बात करें भाई इसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टेंस भी होंगे और कैपेसिटेंस भी होंगे भाई। ठीक है, वही बोल रहा है देयरफॉर इन एन एसी सर्किट वी हैव टू डील विद इम्पीडेंस, क्योंकि भाई हम लोग को पता है आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे आपका इम्पीडेंस बनेगा, है ना। अब इम्पीडेंस दो तरीके का होता है भाई, या तो आपका Z = R + JXL हो सकता है। JXL मतलब क्या है भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वेटेज ज़्यादा है, फिर कहीं डोमिनेट कर रहा है ना। जैसे कोई भी सर्किट है भाई, मान लेते हैं RLC, तो भाई इस सर्किट में अगर हम लोग फेजर डायग्राम से दिखाएं, बेसिक चीज़ पता होना चाहिए भाई, R हो गया, XL हो गया, XC हो गया, तो सीधी सी बात है मान लो करंट जा रहा है, इसको अगर हम लोग फेजर से दिखाएं, मान लो वोल्टेज को मैंने रेफरेंस ले लिया भाई, तो या फिर करंट को दिखा देते, सीरीज है ना, तो करंट को हम लोग रेफरेंस दे दिया, सीधी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V1, ये मान लेते V2, ये मान लेते V3। तो भाई ये जो रेजिस्टेंस के बाद जो वोल्टेज ड्रॉप हो क्या होगा, करंट के फेज में होगा, ये V1 हो गया हम लोग का। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा भाई ये क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज ड्रॉप की बात हो रही है ना, तो भाई यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 90 डिग्री लीड कर जाएगा, और करंट क्या होगा, ऐसा 90 डिग्री लैग कर जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो भाई मेरा जो वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री लैग कर जाएगा V3। तो आप देखिए कि भाई V2 और V3 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना, समझ में आया। तो ओवरऑल यहाँ पे XL बड़ा है, XC बड़ा है, उस पर डिपेंड करेगा भाई कि इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, इंडक्टिव होगा या फिर कहिए कैपेसिटिव होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें इस तरीके से लिखते हैं ना, √R² +
एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल में से एक्सी घटा रहे, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरा एक्सएल डोमिनेट कर रहा है, यानी एक्सएल का वैल्यू बड़ा है, तो ओवरऑल ये सर्किट कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा। लेकिन वही अगर हम लोग मान लेते हैं भाई इस तरीके से लिखते हैं जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल कर दे रहे, इसका मतलब क्या भाई कि मेरा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो बड़ा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसका मतलब क्या, ये मेरा ओवरऑल आरसी सर्किट बनेगा, और आरसी सर्किट मतलब क्या, पावर फैक्टर मेरा लीडिंग हो जाएगा भाई। क्लियर हो गया। तो वही बोल रहा है भाई हम लोग को इंपेडेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। यानी सबसे पहला इंपेडेंस आएगा भाई, डीसी में सिर्फ रेजिस्टेंस था। दूसरा इन डीसी सर्किट जो वोल्टेज और करंट होता है भाई इसको हम लोग सीधे सीधे अर्थमेटिकली ऐड करते हैं, ठीक है, सीधे सीधे ऐड करते रहे फिर सब्ट्रैक्ट करते रहे। लेकिन वही हम लोग अगर एसी नेटवर्क में आएंगे तो भाई यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा फिर जो अल्टरनेटिंग करंट है भाई, यहाँ पे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वो कैसा होगा, वो आपका फेजर होगा भाई, ठीक है ना, फेजर एडिशन होगा। और फेजर एडिशन मतलब कि यहाँ पे फेजर अलजेब्रा का यूज होगा भाई कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फेजर अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि भाई जैसे एसी में आप बात करते हैं, मान लेते भाई आप करंट निकाल रहे हैं कहीं पे, तो करंट इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन जेड, तो वी का कुछ एंगल होगा और जेड का कुछ एंगल होगा भाई। मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, मान लेते भाई 30 डिग्री है, तो सीधी सी बात है भाई कि यहाँ पे डिवीजन हो रहा ना, तो जब भी डिवीजन करेंगे तो ये हमेशा पोलर फॉर्म में होना चाहिए। पोलर फॉर्म कहना मतलब क्या कि भाई आर एंगल थीटा के फॉर्म में होना चाहिए डिवीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा वी अपॉन जेड, जो भी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो भी इंपेडेंस ये डिवाइड हो जाएगा, और जो एंगल होगा भाई वो 0 माइनस 30 डिग्री डिवाइड मतलब ऊपर माइनस हो जाता है। तो डिवीजन हो या फिर मल्टीप्लीकेशन हो, जैसे हमारा वोल्टेज निकाल दो, वोल्टेज क्या होगा आई इंटू जेड हो जाएगा भाई। तो आई का मान लेते हैं एंगल है कुछ 30 डिग्री, जेड का एंगल कुछ होगा भाई, है ना, जेड एंगल मान लेते 40 डिग्री। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे भी किस में होना चाहिए, पोलर फॉर्म में होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हमेशा किस में करते हैं, पोलर फॉर्म में करते हैं, क्योंकि ये ईजी होता है भाई, यहाँ पे एंगल सीधे से ऐड हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन वही अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है या फिर एडिशन करना है भाई, ठीक है, एडिशन करना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसको हम लोग फिर किस में रखेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, या फिर इसी को रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं भाई। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहना मतलब क्या भाई, a प्लस जे बी, यानी रियल पार्ट को एक साथ जोड़ देंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ देंगे, या फिर कहीं रियल पार्ट को एक साथ घटाएंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ घटाएंगे, ठीक है। तो ये भाई कि आपको फेजर अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो या फिर करंट उसका क्या कर सकते हैं, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, द टेक्निक एंड द थ्योरम यूज्ड टू सॉल्व डीसी नेटवर्क प्रॉब्लम इन चैप्टर 3, यानी इस बुक में डीसी नेटवर्क कहाँ था, चैप्टर नंबर 3 में था भाई, और अभी हम लोग कहाँ है, चैप्टर नंबर 17 में काम कर रहे हैं, 17 चल रहा है एक तरीके से। क्लियर हुआ। तो भाई जो भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है ना, डीसी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए जो भी थ्योरम में सब पढ़ा है, वो सारा का सारा यूज होगा एसी नेटवर्क में भी, ठीक है। लिखा ना, अप्लाई टू एसी नेटवर्क प्रोवाइडेड इफ वी कीप इन माइंड एट द, मतलब सिर्फ यही ध्यान रखना भाई कि हम लोग को एसी सर्किट में जो इंपेडेंस है, जो करंट है, जो वोल्टेज है, वो सब किस में रहेगा आपका, मतलब फेजर में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा भाई, ठीक है। बस यही ध्यान रखना, बाकी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो सारा का सारा सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ओके, सारे थ्योरम को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वही लिखा, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द वेरियस टेक्निक एंड नेटवर्क थ्योरम टू सॉल्व एसी नेटवर्क प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे कुछ हम लोग के पास टेक्निक है और कुछ थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। employed to solve DC network problem can also be applied to a AC network problem, मतलब ये DC में जो पढ़ा है वही हम लोग AC में भी यूज करेंगे। पहला, इन एन AC नेटवर्क वी हैव इम्पिडेंस, भाई रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आएगा तो इम्पिडेंस आ जाएगा, और वही DC की बात है तो उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होता था। दूसरा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर करंट की बात करें तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे फेजर एडिशन में होगा भाई, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन फेजर में होगा। अगला देखिए, इन सॉल्विंग AC नेटवर्क द फेज एंगल, सीधी सी बात है, करंट या तो लीड करेगा तो लैग करेगा, तो सीधी सी बात है करंट का कुछ एंगल आएगा ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर -45 डिग्री, है ना। तो वही बोल रहा है भाई, इन सॉल्विंग एसी नेटवर्क द फेज एंगल ऑफ ऑल इम्पिडेंस वोल्टेज एंड करंट मस्ट बी केयरफुली कंसिडर, मतलब यहाँ पे ध्यान से एक तरीके से रखना है उसको, ठीक है। वेयर टू क्वांटिटीज आर टू बी मल्टीप्लाई, लिखा है ना, अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है तो भाई उसको हम लोग हमेशा किस फॉर्म में रखेंगे, पोलर फॉर्म में रखेंगे। अभी जस्ट पता है भाई वोल्टेज में क्या हो रहा है, V इक्वल टू आई इंटू जेड, तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है करंट और इंपिडेंस का, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, पोलर फॉर्म में रखेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए फिर डिवीजन के लिए। अगला देखिए क्या बोल रहा है, अगर हम लोग ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो सीधी सी बात है हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म भाई, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक तरीके से कन्वर्ट करके ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी रियल पार्ट को एक साथ जोड़ देंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो यही बोल रहा है, बिकॉज ऑफ द नेसेसिटी ऑफ कन्वर्टिंग पोलर टू रेक्टेंगुलर
या फिर आपका ये रेक्टेंगुलर टू पोलर, बार बार कन्वर्ट करना पड़ रहा है ना भाई, समझ गए सिचुएशन के हिसाब से। तो ये भाई यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा वर्क एक तरीके से करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग का जो एसी नेटवर्क होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है भाई एज कम्पेयर टू डीसी नेटवर्क। अब जैसे एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जैसे फर्स्ट फिगर में आप देखिए यहाँ पे E1 सोर्स है, यहाँ पे E2 सोर्स है, यहाँ पे इम्पीडेंस Z है। तो ये भाई E1 जो है मेरा 6 वोल्ट 0 एंगल पे है, सेम यहाँ पे भी प्लस माइनस 6 वोल्ट 0 एंगल। लेकिन भाई E2 को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो भाई E2 का पोलैरिटी चेंज हो गया उस वाले फिगर में, ये प्लस है माइनस है, और ये कितने पे भाई 12 एंगल माइनस 120 पे है, सॉरी 20 पे है। लेकिन भाई यहाँ पे देखिए इसका पोलैरिटी फ्लिप हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। तो यहाँ पे भाई ये माइनस 200 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि भाई माइनस का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए स्टार्टिंग में ही बताया ना भाई कि आपका फेजर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फेजर अलजेब्रा में मतलब क्या है भाई, हम लोग जैसे जे ऑपरेटर यूज करते हैं ना, तो जे ऑपरेटर मतलब क्या है भाई, जे का मतलब क्या होता है, ये सीधे सीधे क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमा देगा आपको। तो ये होता है मेरा जे, यानी ऑरिजिन से अगर आप 90 डिग्री घूम रहे हैं तो उसको जे बोलते हैं भाई। अगर आप ऑरिजिन से 2 बार घूम जाते हैं यानी 180 डिग्री घूम जाते हैं भाई, जे का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई एक जे में यानी 90 डिग्री आप हो गए। अगर मैं जे स्क्वायर बोलूँ भाई, इसका मतलब क्या, यहाँ से आ गया जे, फिर एक बार और करना पड़ेगा ना हम लोग को, यानी यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ पे मेरा बनेगा जे स्क्वायर। और वही अगर हम लोग जे क्यू की बात करें तो 90 यानी एक जे, फिर एक और जे, फिर एक और जे, यानी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का जे क्यू। और वही अगर हम लोग 4 बार घूमते हैं, 1 जे, 2 जे, 3 और ये 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा जे का पावर 4। अब देखिए भाई हम लोग को पता है कोऑर्डिनेट क्या होता है कि भाई ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑरिजिन के इधर पॉजिटिव, ऑरिजिन के ऊपर ये भी पॉजिटिव होता है। लेकिन भाई एक्स एक्सिस ऑरिजिन की साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इधर माइनस होता है, और इधर वाई मेरा है ये भी माइनस होता है। तो समझिए भाई अगर हम लोग जे स्क्वायर की बात करें तो हम लोग को पता है जे स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 के बराबर होता है, समझे, जे स्क्वायर का वैल्यू -1 के बराबर होता है। भाई नेगेटिव आ गया ना, क्योंकि भाई सीधे सीधे आपको क्या कर रहा है, ऑरिजिन से यानी इस एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है, एक तरीके से 180 डिग्री घुमा दे रहा है। वही अगर हम लोग जे क्यू की बात करें तो जे क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जे स्क्वायर इंटू जे। तो भाई जे स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, और इसका वैल्यू √1 समथिंग आता है, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से आप निकाल सकते, बस सीधे सीधे समझिए कि भाई आपके पास जो फेजर अलजेब्रा है भाई, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके ना, जे ऑपरेटर क्या होता है सब पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं कि भाई पोलैरिटी चेंज हो गया, प्लस था माइनस था, यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस हो गया प्लस हो गया। इसका मतलब क्या, जब भी पोलैरिटी चेंज होगा तो भाई यहाँ पे जो शिफ्ट होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है भाई। क्लियर हो गया, 180 डिग्री का शिफ्ट हो जाएगा। तो 180 जैसे ये कितने पे आपका 12 एंगल -20 पे है ना, 12 एंगल -20 है भाई। तो 180 का शिफ्ट हो चुका है एक तरीके से। तो इसमें आपको 180 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा माइनस, यानी इसको अगर लिखना होगा भाई, इसको अगर यहाँ पे लिखना होगा तो हो जाएगा 12 एंगल -200, 180 और मतलब 180 शिफ्ट ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे थ्योरी के रूप में बताया गया, थोड़ा सा समझिए, लिखा है ना, इस लाइन को पढ़िए भाई। ये फिगर बता रहा है 17.1, तो ये हम लोग का 17.1 देखिए, 17.1 फिगर 1 फिगर 2 यहाँ पे लिखा है ना, देखिए यहाँ से पढ़िए। 17.1 का फिगर जो है 2 वोल्टेज सोर्स है, E1 जिसका वैल्यू ये है, E2 वैल्यू इसका ये, ठीक है। वही अगर हम लोग सेकेंड फिगर की बात करें तो लिखा है ना, E2 इज नाउ कनेक्टेड इन रिवर्स। रिवर्स कहने का मतलब क्या है कि भाई प्लस माइनस था वो माइनस प्लस हो चुका है। तो ये लिखा है द रिवर्सल ऑफ द आउटपुट ऑफ द E2 हैज एडेड अ फर्दर 1, मतलब 180 डिग्री का शिफ्ट और इसमें ऐड हो जाएगा भाई, ठीक है, टू अ फेज ऑफ 80 विद रिस्पेक्ट टू E1। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, क्योंकि भाई E1 तो मेरा 0 पे था ना, ठीक है, तो ये द फेज एंगल ऑफ E2 इज नाउ -200 विद रिस्पेक्ट टू E1। तो ठीक है, अभी आप ध्यान रखिए। बाकी हम लोग जब सर्किट को सॉल्व करेंगे ना भाई, वहाँ पे हम लोग जो ऑपरेटर जे यूज़ करेंगे, जे ऑपरेटर बार बार यूज़ होगा, वहाँ पे आपको फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लेकिन बस यहाँ पे समझिए ध्यान से कि भाई अगर आपका पोलैरिटी फ्लिप हो जाता है, ठीक है, प्लस था माइनस था, तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं, पहले देखिए ना इस वाले सर्किट को देखिए भाई, इसको हम लोग रेफरेंस लिया ना, जो भी हम लोग का 0 होता है इसको रेफरेंस माना जाता है भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 6 एंगल, देखिए अब AC है तो हमेशा फेजर की बात करेंगे, और फेजर आपको पता होना चाहिए पहले से भाई। इसको हम लोग 0 एक्सिस पे दिखा रहे हैं ना, ये मेरा ऑरिजिन है,
ठीक है, मान लेते हैं 6 एंगल 0, ठीक है 0 है, इसका मतलब इसलिए इसको एक्सेस पे दिखाया भाई क्योंकि मेरे 0 होते हैं, इसे एंगल काउंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। अब भाई ये क्या बोल रहा है कि भाई ये 12 एंगल -20 है, तो -20 जैसे अगर हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव होता है भाई, लेकिन हम लोग का -20 है तो सीधी सी बात में क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, और इसका मैग्नीट्यूड डबल है तो सीधी सी लंबाई भी बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा भाई मेरा 12 एंगल -20 डिग्री, समझे, ये क्लॉकवाइज घूम लिया ना हम लोगों ने, तो एंगल क्या हो जाएगा -20 डिग्री। क्लियर हो रहा है? तो इसके रेफरेंस में ये क्या हो रहा है, -, डिग्री लैग कर रहा है भाई। अब आ जाइए इस वाले नेटवर्क में, तो ये अभी भी क्या है, एक तरीके से रेफरेंस पे यानी 0 पे बैठा हुआ भाई, है ना, मतलब यहीं पे बैठा हुआ, ये यहीं पे बैठा हुआ भाई। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे अगर ये कुछ इस तरीके का होगा भाई, तो ये क्या हो गया, फ्लिप हो गया, माइनस होकर प्लस, यानी ये कुछ इस तरीके का हो गया होगा आपका, ठीक है। तो ये वाले वेव फॉर्म है और ये वाले वेव फॉर्म में अगर आप देखते हैं तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं, आपको शिफ्टिंग पता होना चाहिए। एक लेक्चर माना भाई, एक लेक्चर दिया जाएगा आपको, अगर शिफ्टिंग ये सब का नहीं पता, टाइम शिफ्टिंग कैसे होता है, फेज शिफ्टिंग कैसे होता है, तो एक बार आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको वो लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है 7519957965, क्योंकि शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट से जो ना आप इजीली लैग कब होगा, लीड कब होगा, सब पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई फ्लिप हो चुका है, तो इसमें और इसमें अगर आप देखते हैं ना भाई 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चल रहा है, ठीक है। अब ये देखना आना चाहिए भाई, ओके। तो मतलब पोलैरिटी चेंज हो, मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आप दिखा दीजिए बस। तो ये -20 पे था भाई, 180 डिग्री और फेज शिफ्ट दिखाइए इसमें, तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे ये कहीं इधर आ जाएगा, यानी 200 एंगल बना, तो ये कितना हो गया 90, ये हो गया 180, और 180 में 20 और जोड़ देंगे तो भाई सीधे सीधे कहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला वेव फॉर्म आपका इधर पहुँच जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा -200, और -200 को हम लोग क्या कह सकते हैं 90, और इधर तो 20 आ गया ना, तो 90 में से 20 घटाएंगे 70, यानी 90 + 70 कितना हो जाएगा 160 डिग्री, तो 160 डिग्री प्लस में भी आप इसको बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है ओवरऑल भाई, कि आपका फेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ जो कन्वर्जन है पोलर टू रेक्टेंगुलर, या फिर रेक्टेंगुलर टू पोलर, या फिर कॉम्प्लेक्स टू पोलर टू कॉम्प्लेक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए भाई, ओके। फिर आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा भाई। अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो थ्योरम भाई ये है आपका किरचॉफ्स लॉ, जिसमें हम लोग 2 लॉ पढ़ेंगे, एक हो गया आपका करंट यानी केसीएल, और एक हो गया आपका केवीएल। तो जो हम लोगों ने डीसी नेटवर्क में पढ़ा हुआ था भाई, है ना, वही डेफिनेशन लिखा हुआ, द फेजर सम ऑफ द करंट एंटरिंग इन अ पॉइंट, है ना, जो भी एक पॉइंट से एंटर करा तो उतना ही करंट निकलेगा भाई, इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ में आया। और एक और देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ जो एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछता भाई, कि जो केसीएल है यानी किरचॉफ करंट लॉ, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है भाई, तो ये आपका बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि भाई जितना करंट गया उतना ही करंट निकल रहा है ना, मतलब इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब क्या, जितना चार्ज गया होगा उतना ही चार्ज निकला होगा भाई, इसका मतलब क्या, चार्ज मेरा कंजर्व है भाई, यानी चार्ज डिस्ट्रॉय या फिर कहिए खपत नहीं हो रहा है, जितना चार्ज था उतना ही चार्ज है ना, इसलिए हम लोग बोले प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे एक तरीके से केसीएल बेस्ड होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग केवीएल की बात करें तो वही है, किसी भी क्लोज्ड पाथ में, फिर क्लोज्ड लूप में जो हम लोग का वोल्टेज ड्रॉप होता है मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा भाई, तो ये सब लिखा हो भाई। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग केवीएल लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया भाई कि जब आप प्लस से माइनस जाते हैं, प्लस से माइनस जाएंगे, इसका मतलब क्या, वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ठीक है। वही अगर आप माइनस से प्लस जाते हैं भाई, इसका मतलब क्या, वोल्टेज मेरा राइज हुआ है। तो जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो भाई माइनस साइन लिखते हैं, और वही जब वोल्टेज राइज होता है तो प्लस साइन लगाते हैं, ठीक है। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें लिखा है ना, पहला न्यूमेरिकल है यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू डिटरमाइन द सर्किट करंट, इसमें करंट बताना भाई, आई का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग केवीएल लगाते हैं, इसी में आप समझिए कब हम लोग प्लस लिखेंगे कब माइनस लिखेंगे। देखिए भाई हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यानी यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले देखिए माइनस से प्लस गए, है ना, माइनस से प्लस, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस से प्लस जाते हैं तो भाई वोल्टेज राइज होता है, और वोल्टेज राइज को हम हमेशा प्लस दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसको मान लेते हैं V है, तो V, ठीक है, इसको हम लोग प्लस लिया भाई। अब आगे आ जाइए, अब आपको पता है भाई यहाँ पे प्लस, क्योंकि भाई करंट जा रहा था यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि करंट हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो भाई यहाँ पे हायर होगा तभी तो करंट आगे भागेगा, समझ रहे भाई, करंट का डायरेक्शन पकड़े तो प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो करंट आएगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फिर यहाँ पे देखिए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस तरीके से प्लस माइनस लगाना आना चाहिए। तब देखिए भाई कि हम लोग का ये वोल्टेज V है,
माइनस, क्योंकि भाई ऐसे भी पकड़ सकते हैं प्लस प्लस जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि टॉर्च में क्या होता है, जो हम लोग टॉर्च यूज़ करते हैं भाई उसमें सेल कैसे लगे होते हैं, इस तरीके लगा होता है ना भाई, जैसे ये बैटरी का माइनस ये प्लस, फिर दूसरे बैटरी का माइनस फिर ये प्लस, फिर इसका माइनस फिर प्लस। यानी अगर आपका कुछ इस तरीके से कनेक्शन है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे क्या होता है वोल्टेज ऐड हो जाता है। 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट, तो नेट वोल्ट कितना मिलेगा, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब 8 वोल्ट टोटल हम लोग को मिलेगा भाई। लेकिन भाई मान लेते हैं इस वाले बैटरी को आपने उल्टा लगा दिया, इस तरीके से लगा दिया भाई, है ना, यानी प्लस को प्लस के साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होता है वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं ये प्लस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या, इसमें से ये माइनस होगा भाई, ठीक है। फिर ये मेरा मेन सोर्स है ना, तो ये सब बता रखा है। वही चीज़ है भाई कि डीसी नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट बेस बना होना चाहिए भाई, कहाँ पे प्लस लिखते हैं कहाँ पे माइनस लिखते हैं, क्योंकि एसी नेटवर्क अपने आप में एडवांस हो जाता है, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये भाई ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से जो करंट जा रहा है आई इंटू आर हो जाएगा, फिर ये देखिए माइनस आई इंटू एक्सएल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, एक चीज़ समझिए, वेट कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आई इंटू एक्स ही हो जाएगा भाई, क्योंकि एल के जगह चलते हम लोग का एक्सएल आएगा ना, और इसके चलते हम लोग का एक्स ही आएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ भाई, ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था भाई कि यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्किट लिया था ना, आरएलसी सीरीज सर्किट, जिसमें बताया था भाई कि वोल्टेज जो है मेरा, इसको हम लोगों ने रेफरेंस मान लिया था, सीरीज सर्किट था, करंट को हम लोग रेफरेंस ले लिया था भाई, है ना, और जो इंडक्टर का वोल्टेज था ये लीड कर रहा था, और जो कैपेसिटर का वोल्टेज था लैग कर रहा था, जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज था इसीलिए फेज में था। तो देखिए भाई हम लोगों ने यहाँ पे फेजर से तो दिखा दिया कि भाई जो इंडक्टर के पास का वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट से क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। फिर कहिए जो कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट से लैग कर रहा है 90 डिग्री, या फिर दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं भाई कि कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होता है वो लीड करता है 90 डिग्री, देखें इस वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है। फिर कहीं इंडक्टर केस में का वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैग करता है। लेकिन भाई यहाँ पे जो आपने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा है ये मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे जो आपने केवीएल इक्वेशन लिखा है भाई, ये जो एक्सेल का यानी इंडक्टर के पास का जो ड्रॉप दिखा है और जो कैपेसिटर के पास का जो ड्रॉप दिखा है भाई, यहाँ पे कहीं पे भी मैथमेटिकली ये नहीं बताया गया कि भाई ये वोल्टेज को लैग करवा रहा है या फिर लीड करवा रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पे लीड और लैग को दिखाने के लिए हम लोग ऑपरेटर जे का यूज करते हैं भाई, समझ में आया। जैसे आपको पता होगा कि भाई जो हम लोग इम्पिडेंस लिखते हैं जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल लिखा जाता है भाई, और एक होता है आर माइनस जे एक्ससी। आज आपको ये भी समझ में आएगा भाई यहाँ पे प्लस क्यों होता है, यहाँ पे हम लोग हमेशा प्लस ही क्यों लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग हमेशा माइनस ही क्यों लिखते हैं, और ये जे का क्या एक तरीके से सिग्निफिकेंस होता है, इसको हम लोग क्यों एक तरीके से हमेशा लेके चलते हैं। जो आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादातर केसेस में आप देखिएगा यहाँ पे आपको हमेशा जे एक्सएल लिखा रहेगा, समझे, और यहाँ पे आप देखिएगा तो भाई आपका सीधे माइनस जे एक्ससी लिखा रहेगा। तो भाई यहाँ पे प्लस क्यों होता है, यहाँ पे माइनस क्यों होता है, इसका पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा भाई इक्वेशन में हम लोग जे क्यों यूज करते हैं। भाई अभी तक आपको पता है कि इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, ठीक है, लैग 90 डिग्री बाय वोल्टेज, है ना, और वही अगर हम लोग इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं भाई कि जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है। कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर केस में क्या हो जाएगा कि भाई जो मेरा करंट है ये लीड करता है बाय 90 डिग्री, है ना, वोल्टेज। समझिए हम लोग को पता है भाई कि I इक्वल टू वोल्टेज, जैसे मान लेते मेरे पास एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इस तरीके का समझिए एक्सेल है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर मुझे करंट निकालना है, इंडक्टिव करंट निकालना, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन एक्सेल हो जाएगा, सही बात है। लेकिन भाई अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं ना, तो इस तरीके से लिखना क्या है, ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताएगा। वोल्टेज मान लेते कुछ होगा भाई, मान लेते 10 है, सॉरी 20 वोल्ट है, ये मान लेते भाई आपका 10 है, ठीक है। तो 20/10 करेंगे तो क्या आ गया आपका 2 एम्पियर आया। लेकिन भाई ये जो आपने दिखाया इसमें कहीं पे भी मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। ये जो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि भाई इंडक्टर के केस में जो करंट होता है वो 90 डिग्री लैग करता है वोल्टेज से, कहीं पे भी दिखाया आपने नहीं। लेकिन अगर मैं इसके आगे जे लगा दूँ भाई, अगर मैं यहाँ पे जे लगा देता हूँ तो देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंडक्टिव करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन, एक मिनट भाई, देखिए हम लोग भाई अभी बात कर रहे थे इंडक्टिव करंट क्या है आपका, वोल्टेज अपॉन एक्सेल। लेकिन हम लोग को ये स्टेटमेंट लिखना था कि भाई इंडक्टर के अंदर जो करंट होता है ये लैग करता है
लैग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट जो है भाई मुझे मैथमेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करना, तो मैं यहाँ पे जे एक तरीके से इंक्लूड करूँगा, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होता है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओके। ऐसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ भाई, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होगा। ऊपर नीचे मैं जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, बस ऐसा समझिए। तो भाई हम लोग को पता है कि नीचे में क्या हो जाएगा, ऊपर में तो वीजे हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा आपका जे स्क्वायर इंटू एक्सएल हो जाएगा। हम लोग को पता है जे स्क्वायर का जो वैल्यू होता है -1 के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जे इंटू वी अपॉन ही क्या हो जाएगा -1, लिखना कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर ले माइनस जे वी अपॉन एक्सएल। समझे, क्लियर हो रहा है। तो अभी आप देखिए कि भाई इतना जो ताम झाम किया ना, मैंने क्या लिखा था कि भाई जो इंडक्टिव करंट है क्या है, वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस। अब भाई मुझे ये स्टेटमेंट लगाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे जे लिखा। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप जे के ऊपर लेके जाएंगे ना भाई, तो अपने आप ही क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है। समझे, तो इतना ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया भाई कि ऊपर में जाकर माइनस क्यों हो जाता है, क्योंकि जे के ऊपर भेज रहे थे आप माइनस नहीं, ओवरऑल ये बनेगा मेरा, ठीक है। तो पूरा स्टेप से मैंने आपको बताया भाई, एट द एंड हम लोग यही तो बना। तो भाई आप समझिए कि भाई अब जो करंट है, करंट के आगे क्या लग गया, -j लग गया है। अब ये -j लगने का मतलब क्या है भाई, इस स्टेटमेंट को जो है ना, इसमें आपने मैथमेटिकली इंक्लूड कर दिया। कैसे भाई, तो अभी जस्ट बताया था कि भाई j मेरा क्या है, एक ऑपरेटर होता है। ये क्या बताता है भाई, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट। यानी अगर आप एक बार, मतलब जैसे मान लो जे की बात करें, एक बार आपने जे किया तो भाई यहाँ पहुंच जाएंगे ना आप, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में क्या करता है, 90 डिग्री का शिफ्ट लेके आ जाता है भाई। लेकिन हम लोग का यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पे आया है मेरा -j। और -j का मतलब क्या है भाई, कि हम लोग को यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में घूमते तो जे मेरा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है, मेरे को यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, और क्लॉकवाइज जैसे घूमेंगे क्या हो जाएगा, -j के बराबर हो जाएगा भाई। तो जो -j यहाँ पे लगा हुआ है, ये सीधे सीधे क्या बता रहा है कि भाई ये जो करंट आया है, जैसे वोल्टेज में आपने रेफरेंस ले लिया, मान लीजिए वोल्टेज है मेरा भाई, अब इसके आगे -j लग गया है, इसका मतलब ये V ∠0 दिखा देता है। तो भाई यहाँ पे अगर -j आ गया, इसका मतलब क्या कि भाई ये आपको बता रहा है कि इस वोल्टेज से जो मेरा ओवरऑल जो करंट का वैल्यू आया है, क्या है, एक तरीके से 90 डिग्री लैग कर रहा है भाई। -j मतलब यहीं पे आएगा ना एक तरीके से, समझ गए। तो सीधे बता तो दिया कि भाई वोल्टेज से मेरा ये जो करंट आएगा, ये एक तरीके से 90 डिग्री लैग कर रहा है। क्लियर हुआ। अब आपको ये भी समझ में आया भाई, जो इंपेडेंस हम लोग लिखते हैं R प्लस जे एक्सएल, यहाँ पे हम लोग हमेशा प्लस ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि भाई हम लोग का ये हमेशा इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना। तो अब समझिए कि भाई अगर ये नॉलेज है, तो भाई हम लोग को अगर करंट निकालना कहीं पे तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस। लेकिन रिएक्टेंस हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, जे एक्सएल के फॉर्म में लिखते हैं भाई, ठीक है। तो जे को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -j v अपॉन एक्सएल। तो ये -j जो है क्या बता दे रहा है, वोल्टेज से ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। यानी जो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, उसको आपने यहाँ पे मैथमेटिकली एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया भाई। वही अगर हम लोग एक प्योर कैपेसिटिव ब्रांच की बात करें, ठीक है, ये मान लेते हैं XC है, तो भाई इसमें जो करंट फ्लो होगा IC क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन, मान लेते हैं वोल्टेज है, वोल्टेज अपॉन आपका XC। अब भाई ये मान लेते हैं 20 वोल्ट है, ये मान लेते हैं 10 वोल्ट है भाई, सॉरी 10 ओम है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ XC दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये 20 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब क्या हो गया भाई, सीधे सीधे 2 एम्पियर के बराबर होगा भाई, है ना। लेकिन आपका ये स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं है ना कि भाई प्योर कैपेसिटिव में क्या होता है, जो करंट होता है, करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ये स्टेटमेंट तो आपने दिखाया नहीं ना मैथमेटिकली, यहाँ पे तो है नहीं। इसका मतलब क्या हो, इसको दिखाने के लिए भाई मुझे यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा IC = V अपॉन XC, तो XC के साथ मुझे -j मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। क्योंकि भाई जब इस -j को ऊपर भेजेंगे तो +j बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, V अपॉन XC। अब यहाँ पे वैल्यू डालिए, V का वैल्यू 10 था, सॉरी 20 था ना, J20 डिवाइडेड बाय 10, यानी क्या हो जाएगा, J2 आ जाएगा। ये 2 का मतलब क्या है भाई, J2 का मतलब क्या है कि भाई अगर मेरा वोल्टेज यहाँ पे रेफरेंस है V ∠0 पे, तो J लग गया, इसका मतलब क्या भाई, आपको 90 डिग्री एक तरीके से क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में घूमना, तभी तो आपको J यहाँ मिलेगा। तो ये सीधे सीधे बता दे रहा ना भाई, ये J लगते हैं क्या बता रहा है कि भाई वोल्टेज से ये जो आपका करंट आया, कैपेसिटिव करंट, ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट पे है, या फिर कहीं 90 डिग्री एक तरीके से लीड कर रहा है भाई, समझे। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब हम लोगों ने यहाँ पे -j एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया। इसलिए हम लोग इंपेडेंस को जब भी दिखाते थे कैसे दिखाएंगे, R - j XC। तो जब भी हम लोग को XC का वैल्यू लिखना होगा, उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, -j साइन लगेगा भाई। अगर आपके पास कोई नेटवर्क दिया हो इस तरीके का, तो यहाँ पे R लिख दिया आपने, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, j XL लिखना पड़ेगा।
और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस जे एक्स लिखना पड़ेगा भाई। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए किसी किसी बुक में आपका ऐसे दिया हुआ रहेगा, क्योंकि भाई हम लोग को पता है x इक्वल टू क्या होता है 2πfl। 2πf का मतलब होता है ओमेगा, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर कहीं एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा एल हो जाएगा, समझे। और क्योंकि भाई एक्सएल है ना, ये एक्सएल है, ठीक है। तो एक्सएल को दिखाने के लिए भाई हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, आगे में जे भी तो लगाना पड़ता है। तो किसी किसी बुक में आर तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जे ओमेगा एल। और वही अगर हम लोग एक्सी की बात करें क्या होता है 1/2πfc होता है भाई। तो 2πf की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा सी हो जाएगा। और क्योंकि ये मेरा एक्सी है तो एक्सी को दिखाने का मतलब क्या है कि भाई मुझे माइनस जे दिखाना पड़ेगा, माइनस जे इंटू 1/ω_c। और माइनस जे मतलब मल्टीप्लाई करते भाई माइनस जे बटा ओमेगा सी हो जाता हो। किसी किसी बुक में आपका माइनस जे अपॉन ओमेगा सी ऐसे लिखा रहता है भाई, ठीक है। तो ये टर्म ये वाला टर्म सब सेम है भाई। तो जे ऑपरेटर का भाई आप मतलब इंपॉर्टेंस समझिए, क्योंकि भाई जे अगर आप नहीं लगाते हैं तो भाई ये आपका जो स्टेटमेंट है ना लीड लैग वाला, वो आपने बताया ही नहीं एक तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन में। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं भाई, यहाँ पे जो हम लोगों ने केवीएल इक्वेशन लगाया था, तो भाई मुझे बताइए ये मेरा मेन वोल्टेज था V हो गया, माइनस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था भाई I इंटू आर, ये ड्रॉप दिखा दिया, माइनस यहाँ पे अब जो ड्रॉप होगा कैसे दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे भाई मुझे J भी लगाना पड़ेगा, यानी इस इक्वेशन को लिखना V माइनस I इंटू आर माइनस यहाँ पे वो J इंटू आई एक्सएल होगा भाई, J लगाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है भाई क्या हो जाएगा माइनस आई इंटू एक्सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सी को हम लोग कैसे लिखते हैं माइनस जे एक्सी भाई, ऑलवेज माइनस जे एक्सी। तो पुट कीजिए माइनस जे एक्सी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं, v माइनस आई इंटू आर माइनस जे इंटू आई इंटू एक्सएल, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा जे भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका जे आई इंटू एक्सएल इक्वल टू 0। तो समझिए भाई कि ऐसे प्लस कैसे हो गया, ये माइनस कैसे हो गया, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जे एक्सएल है, यहाँ पे मेरा माइनस जे एक्सी है, समझ में आ गया। तो यही चीज़ आपका यहाँ पे किया गया है भाई। यहाँ पे प्लस कैसे आया, यही चीज़ यहाँ पे समझाया कि भाई हम लोग का जो ड्रॉप होता है वो ड्रॉप कैसा होता है माइनस, है ना भाई। क्योंकि माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोग प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर, यानी ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, तो माइनस से दिखाते हैं। तो माइनस आई इंटू जेड सी हो जाएगा भाई, या फिर कहीं एक्सी जेड सी, या फिर मतलब जेड मतलब इम्पिडेंस भाई, कैपेसिटिव इम्पिडेंस, ठीक है। तो आई माइनस जेड सी हो जाएगा। लेकिन भाई जेड सी को हम लोग कैसे दिखाते हैं, माइनस जे एक्सी के टर्म में लिखा जाता है। तो भाई बाहर में एक माइनस एक अंदर में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ में आया। तो ये मेरा भाई केवीएल इक्वेशन बना। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था भाई, अगर आपने इसको कैच कर लिया तो आपको फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बैटरी लो हो गया भाई कैमरे का। अब देखिए भाई यहाँ पे इस पेज को फिर से इंपोर्ट करते हैं, ब्लर आ रहा है, कोई नहीं। v इक्वल टू हम लोगों ने क्या किया भाई, देखिए इस वाले स्टेप में यहाँ तक तो हम लोगों ने केवीएल इक्वेशन लिख दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी माइनस आई आर माइनस आई इंटू जे एक्सएल है ना, उसको सब उधर भेज दे रहे हैं, v को इस साइड रहते बाकी सबको उधर भेज दे रहे हैं भाई। तो देखिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, और i कॉमन ले रहा है, इसमें सब में i है ना, इसमें भी i, इसमें भी i, इसमें भी i, तो i कॉमन ले रहे हैं। i कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचे r प्लस, ये हो जाएगा r प्लस जे एक्सएल, और यहाँ पे क्योंकि भाई इधर प्लस था मेरा एक्सी, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस जे एक्सी, ठीक है। तो अब हम लोग को पता है भाई कि ये जो जे एक्सएल है इसको हम लोग क्या लिखते हैं भाई, जे ओमेगा एल लिख सकते हैं ना, जे एक्सएल, तो एक्सएल की जगह वैल्यू डाल दिए, क्या होता है ओमेगा एल, ठीक है। तो ये लिख दिया जे एक्सी है भाई, तो एक्सी की जगह क्या वैल्यू होता है 1/ω_c, 1/ω_c, तो क्या बन जाएगा माइनस जे ऑन ओमेगा सी, वही वैल्यू डाल दी यहाँ पे, कोई दिक्कत। और हम लोग इधर सेपरेट लेके निकाल दिया, ओमेगा एल का वैल्यू निकालेगा भाई कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू देखिए, आर का वैल्यू आपका दिया होगा, आर का वैल्यू 10 था, 10 लिख दिया। यहाँ पे जे है, जे लिख दिया भाई, और ये ओमेगा एल का वैल्यू 1 आया तो 1 लिख दिया, माइनस है माइनस दे दिया हम लोगों ने, जे है जे दे दिया। अब 1/ω_c, 1/ω_c का वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाला कितना है 10 है, 1/ω_c का वैल्यू 10 है भाई, तो 1/ω_c की जगह क्या पुट कर देंगे 10 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, है ना। इसमें देखिए जो रियल पार्ट है एक साथ जो इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट तो मेरा 10 ही है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 10j माइनस 1j, तो क्या बचा माइनस 9j बचेगा भाई, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का। अब देखिए हम लोग का i इक्वल टू क्या, v अपॉन
यहाँ से करंट पूछा था ना भाई, तो करंट इधर रहने देते, ये पूरा टर्म इधर डिवाइड हो जाता, वी अपॉन इतना आ जाएगा, वोल्टेज मेरा दिया था 100 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो अब क्योंकि डिवीजन में आ गया तो सीधी सी बात है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा भाई, पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और उसका एंगल निकालना पड़ेगा tan इनवर्स 9/10 माइनस 9/10, ठीक है भाई। तो आ गया, इसको ये एंगल ऊपर जाके ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको ओवरऑल डिवाइड कर देंगे, तो आगे कितना 7.4 एंगल 42 एम्पियर, यानी जो करंट है भाई वो लीड कर रहा है, देख रहा है ना, प्लस में आपका ये सॉरी प्लस लिया है, तो भाई इसको लैग ले, नेगेटिव होता तब हम लोग लीड मानते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखना पड़ेगा क्या रेफरेंस लेकर के चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं भाई कि जो वोल्टेज था ना, इस वोल्टेज को देखिए, ये इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसके टर्म में दिया हो भाई, 100 sin ओमेगा है ना, ये 100 sin, तो भाई ये तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना, समझ गए। और क्योंकि हम लोगों ने जो केवीएल लगाया था इस हिसाब से, तो जो करंट आएगा वो भी क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा, करंट का जो है मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोगों ने वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड किया है, तो भाई इसको जब आएगा तो ये करंट का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू हो गया sin 100, क्योंकि वोल्टेज तो अपने आप 100 t पे था, अब ये लैग लीड कर रहा ना 42 डिग्री, तो प्लस 42 डिग्री इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए भाई, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था जिसमें जे का जो कॉन्सेप्ट होता है ये एक तरीके से आपको बताया गया, ये समझ लिया आपने तो भाई दिक्कत नहीं होगा आगे।